गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं एस्ट्रोनॉमी का, अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने तारों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने आकाशगंगा के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तारामंडलों के बारे में। तारामंडल किसके बारे में पढ़ेंगे? तारामंडल के बारे में। तो सबसे पहले देखो हमारे अंतरिक्ष के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले क्या होता है अंतरिक्ष। जब हम भी आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ब्रह्मांड दिखाई देता है। क्या देता है? अंतरिक्ष या ब्रह्मांड दिखाई देता है। और उस ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है? उस ब्रह्मांड के अंदर क्या पाए जाते हैं? उस ब्रह्मांड के अंदर सुपर क्लस्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुपर क्लस्टर। उन सुपर क्लस्टरों के अंदर क्या पाई जाती हैं? आकाशगंगाएं। आकाशगंगाएं, जिसमें से हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, हम अपनी आकाशगंगा के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अंतरिक्ष की सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? हमारी मंदाकिनी, यानी कि हमारी मंदाकिनी है जो आकाशगंगा है हमारी, उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी के सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं आती हैं। तो हमारी आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर के अंदर 2 आकाशगंगाएं और कौन कौन सी हैं? सबसे नजदीकी कौन सी है, उससे थोड़ी दूर कौन सी है? तो सुपर क्लस्टर के बारे में पढ़ा। सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाएं पाई जाती हैं और उन आकाशगंगाओं के अंदर तारे पाए जाते हैं और उन तारों के अंदर तारामंडल पाए जाते हैं और उन तारामंडलों के बाद उन्हीं के अंदर नक्षत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के बाद और क्या पाया जाता है? सौरमंडल पाया जाता है। सौरमंडल के अंदर बाकी अपना सब कुछ आ जाएगा। तो हमने जो है अंतरिक्ष के बारे में हमने ये पढ़ना है। ठीक है, सौरमंडल के अंदर हमारे जो है क्या क्या आ जाएंगे? सौरमंडल के ही अंदर हमारा सूर्य है, हमारे ग्रह हैं, हमारे उपग्रह हैं, हमारे क्षुद्र ग्रह हैं और वही धूमकेतु, उल्का, उल्का पिंड, जितने भी अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में होते हैं, वो सारे हमारे सौरमंडल के ही भाग होते हैं। तो ये तो एक अलग चीज होगी। अपने सौरमंडल में जाओगे तो अपने सौरमंडल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पूरे अंतरिक्ष के अंदर ये चलता है। तो हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में हमें तारे दिखाई देते हैं। हमने तारों की एक अलग से क्लास ले दी, उसको तैयार कर दिया, तारों के बारे में बता दिया कि भी कैसे तारे का जन्म होता है और कैसे तारे की मृत्यु होती है। ये तारे कहाँ पाए जाते हैं? ये आकाशगंगाओं के अंदर पाए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। हमने अपनी मंदाकिनी के बारे में और आकाशगंगाओं के बारे में विस्तार से वर्णन कर लिया। ये आकाशगंगाएं सुपर क्लस्टर में पाई जाती है, तो हमने सुपर क्लस्टर भी पढ़ लिया, अंतरिक्ष भी पढ़ लिया, आकाशगंगाओं के बारे में, तारों के बारे में। तो आज हम जो है तारामंडलों का वर्णन करते हैं, तारामंडलों के बारे में पढ़ते हैं। और नक्षत्र का जो भाग होता है ये अलग चैप्टर हो जाता है, क्योंकि जो अपना ये सारा सिस्टम आता है अंतरिक्ष का, ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है। किसके अंदर? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये सब एस्ट्रोनॉमी के अंदर आते हैं। लेकिन जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। इसमें आते हैं एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र। तो इसका एक अलग चैप्टर बन जाता है। तो नक्षत्रों के बारे में हम ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं ये किसके लिए काम आते हैं? ग्रह नक्षत्र, या अपने ग्रहों के ऊपर हमारी क्या दशा चल रही है, हमारे सूर्य किस भाग में है, राशि चक्र के बारे में बताया जाता है। ये मोस्टली पंडित वगैरह इस्तेमाल करते हैं इनको, और इनके ऊपर राशियों का भार, राशियों का चक्कर बताया जाता है। तो ये अलग चैप्टर हो जाता है, अलग ही टॉपिक हो जाता है। तो हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं, तो आज हम तारामंडलों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तारामंडल। तो आज हम तारामंडलों को शुरू करते हैं भाई। तारामंडल किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल क्या आता है? तारामंडल। ये जो तारामंडल होता है
इस तारामंडल का नाम तारामंडल क्यों पड़ा? क्योंकि तारामंडल को अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है कंसल्टेंट। क्या है? कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। कंसल्टेशन क्या होता है? वो कंसल्टेशन। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है कंसल्टेशन। ठीक है, ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। और इसका मतलब होता है तारों का समूह। तारों का समूह। कंसल्टेशन का मतलब होता है तारों का समूह, और तारों के समूह को हम बोलते हैं हिंदी में तारामंडल। तो तारामंडल का नाम कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा का एक शब्द है कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन का मतलब होता है तारों का समूह, और ये तारों का समूह जो है तारामंडल कहलाता है। इसलिए क्या कहते हैं? इसको तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का इस्तेमाल कब किया जाता था, क्यों किया जाता था? ये तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में कब से हैं? ये जो है तारामंडल जो है ये कब से हैं? ये 1400 ईसा पूर्व से हैं। कब से हैं? 1400 ईसा पूर्व से हैं। पहले जो है घड़ी वगैरह नहीं होया करती, और लोग जो है टाइम देखने के लिए मोस्टली क्या करते थे? किसान। कौन? किसान क्या करते थे भाई? मौसम परिवर्तन के लिए, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, ठीक है, मौसम परिवर्तन के लिए वो किस पर निर्भर होते थे? तारामंडलों पर। वो तारामंडलों को देखकर ही मौसम के परिवर्तन का अंदाजा लगा लेते थे। इन तारामंडलों के दिखाई देने के जो समय होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर साल, पूरे साल में कौन से महीने में कौन से तारामंडल दिखाई देंगे उसके बारे में बताया जाता है। कि क्योंकि हमें सारे तारामंडल जो है दिखाई नहीं देते, हमें कुछ ही तारामंडल दिखाई देते हैं जो हमारे नजदीक होते हैं, बाकी हमें दिखाई नहीं देते। तो जो किसान होते थे वो सबसे नजदीकी तारामंडलों को देखकर कौन से मौसम में कौन सा तारामंडल दिखाई देता है उसके आधार पर ही वो मौसम का परिवर्तन का पता लगाते थे। भाई अब कौन सा मौसम चल रहा है फसल बोने के लिए, फसल काटने के लिए, बीज बोने के लिए, ठीक है। वो किसान जो है बीज बोने के लिए भी तारामंडलों पर निर्भर थे। भाई कौन सा मौसम चल रहा है, बिजाई का मौसम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिजाई के मौसम के अंदर कौन सा तारामंडल किसी आकृति का दिखा कर वो देख कर नबिया पट जाया करता कि बीज बोने का टाइम आ गया। फसल काटने का टाइम आया करता तो उनने कोई सी और आकृति का तारामंडल दिखा करता। जब उनने वो दिखने लग जाता तो वो समझ जाया करते कि फसल काटने का भी टाइम हो गया है। तो इन्हीं के आधार पर जो है पहले किसान मौसम का परिवर्तन का पता लगा लेते थे, बीज कब बोना है इसका पता लगा लेते थे, फसल को कब काटना है इसका पता लगा लेते थे। तो सब चीजों के लिए जो है किसान पहले टाइम के अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल करते थे? तारामंडलों का। किसका? तारामंडलों का। हमारे जो खगोलविद हैं, हमारे जो खगोलविद हैं उन्होंने टोटल 88 तारामंडलों का 88 तारामंडलों को नाम दिया है। टोटल कितने तारामंडल हैं? 88। खगोलविदों ने पूरे अंतरिक्ष के अंदर टोटल 88 तारामंडल खोज कर निकाले हैं और उनको मान्यता प्राप्त है 88 तारामंडलों को। अब जो ये तारामंडल होते हैं ये सारे के सारे हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे नजदीक होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देते। हमें कुछ ही तारामंडल दिखाई देते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो अब हम करते हैं और थोड़े हाथ। तो जो ये तारामंडल हैं ये कब से हैं? ये सदियों से हैं। कब से हैं? सदियों से हैं। जब से मनुष्य जाति का
या मानव जाति अस्तित्व में भी नहीं आई थी, उससे पहले से ही तारामंडल है। क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर तो कुछ बदलाव होता नहीं इतना। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम पृथ्वी पर कब आए, कब हमारी मृत्यु होगी, उसी से पता चलता है। जब तक हम हैं हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हम नहीं होंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार जो तारामंडल है ये सदियों से हैं, लेकिन इनको तारामंडलों का नाम कब दिया गया? 4000 ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व। कब? 4000 ईस्वी पूर्व इन तारामंडलों, अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली तारों की एक विशेष आकृति, ठीक है, इनको क्या किया गया? नाम दिया गया। किसने नाम दिया भाई? 4000 ईसा पूर्व जो ऐतिहासिक अभिलेख थे, ऐतिहासिक अभिलेख थे। कौन सा था अभिलेख? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता। कौन सी थी वह? मेसोपोटामियन सभ्यता। मेसोपोटामियन सभ्यता थी एक, जिसको ऐतिहासिक अभिलेख कहा जाता है। ऐतिहासिक अभिलेख के अंदर एक सभ्यता का जिक्र आता है जिसको मेसोपोटामियन सभ्यता कहा जाता है। इन्होंने इसके अंदर जो है इन नक्षत्रों का और तारामंडलों का, किसका? तारामंडलों का जिक्र आता है, तारामंडलों का जिक्र आता है। इन्होंने ही इनके बारे में बताया था सबसे पहले में, ठीक है। अब जो ये तारामंडल होते हैं इनको समूहों में बांट दिया गया है। समूहों में, किसमें बांट दिया? समूहों में बांट दिया भाई। ये जो तारामंडल है, तारामंडल क्या होता है? अंतरिक्ष के अंदर तारों के माध्यम से दिखाई देने वाली एक विशेष आकृति, ठीक है, उसको हम तारामंडल कहते हैं। और उन तारों को जो है समूहों में बांट दिया। कितने तारों से मिलकर कौन सी आकृति बनती है, उस आकृति में कितने तारे हैं, तो उनको सबको अलग अलग समूहों के अंदर बांट दिया, अलग अलग श्रेणियों के अंदर बांट दिया। जैसे 21 तारामंडल उत्तरी थे। कितने थे? 21 तारामंडल। 21 तारामंडल किसे थे? उत्तरी थे। 21 तारामंडल उत्तरी थे। जैसे सेफस, लायरा, सप्तऋषि आदि, ये कुछ नाम हैं 3-4। ये 21 उत्तरी तारामंडल थे। तो 21 तारामंडलों को उत्तरी भाग में दर्शा दिया गया। भाई जो उत्तरी भाग में दिखा करते हैं वो 21 तारामंडल थे, इसलिए उन 21 तारामंडलों को उत्तरी तारामंडल का नाम दे दिया गया। और 17 तारामंडलों को दे दिया दक्षिणी तारामंडल का नाम। इसका दक्षिणी तारामंडल का नाम दे दिया। उत्तरी कितने थे? 21। दक्षिणी कितने थे? 17। जैसे एकादे का नाम दे देते हैं, कैरिना, प्यूपिस, हाइड्रा आदि, ठीक है। ये सारे के सारे तारामंडल थे जो वो दक्षिणी भाग में दिखाई देते थे। जबकि 12 जो है वो नक्षत्र थे, 12 जो है वो राशियां में भाग बांट दिए गए। राशियां 12 राशियां जो हम आजकल अपने राशियों के माध्यम से देखते हैं, मेष, कुंभ, मकर, ठीक है, इस टाइप की टोटल 12 राशियां होती हैं। और 27 जो होते हैं वो नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं। 27 जो है वो नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशि चक्र, 27 नक्षत्र, 17 दक्षिणी तारामंडल, 21 उत्तरी तारामंडल। इस प्रकार से इनको जो है समूहों के अंदर बांट दिया। तो ये कुछ समूह है जो मैंने आपको बताए हैं। ये जो नक्षत्र हैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। टॉपिक तो अलग है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। नक्षत्र जो हैं इनको नाम किसने दिया था? नक्षत्र को यूनानियों ने। किसने दिया था? यूनानियों ने इनको नाम दिया था। यूनानी कौन थे? यूनानी बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और उन्होंने जो है इसको नाम दिया था। उन्होंने इन नक्षत्रों को नाम क्यों दिया था?
कब दिया था, कैसे दिया था? जो यूनानी होते थे उनके जो देवता होते थे या उनके जो पौराणिक कथाओं के पात्र होते थे, पौराणिक कथाओं के पात्र या नायक, ठीक है, उन्हीं के नामों के आधार पर उन्होंने जो है नक्षत्रों को नाम दे दिया। इस पर नाम दे दिया, नक्षत्रों का नाम दे दिया। तो जो यूनानी थे, यूनानियों के प्राचीन जो ग्रंथ थे उनके अंदर पौराणिक कथाएं थी, उनके अंदर देवताओं का जिक्र था, उनके अंदर जो उनकी कथाएं थी, उनके अंदर कुछ नायक थे, उनके जो उनका जिक्र था। तो उन्होंने इन तारों के समूहों को, कुछ तारों के समूहों को नक्षत्र का नाम दे दिया और उनके नाम जो रखे गए वो उन पौराणिक कथाओं में पाए जाने वाले उनके नायक और उनके जो देवताओं के नाम थे उन्हीं के नामों पर नक्षत्रों को नाम दे दिया गया। उसके बाद दूसरा तारामंडलों का क्या था? समुद्रों के अंदर, कहां पर? समुद्रों में रास्ते का पता लगाने के लिए, रास्ते का पता लगाने के लिए समुद्री जहाजों के अंदर बैठे आदमी थे जो, वो जब अपने जहाज को लेकर जाते थे तो वो क्या करते थे? समुद्रों में रास्ते का पता लगाने के लिए जो है वो तारामंडलों का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? तारामंडलों का प्रयोग करते थे। जैसे तारामंडल किसके बने होते हैं? तारों के, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो उन्हीं के कुछ जो तारे होते थे, जैसे होता था अपना ध्रुव तारा, ध्रुव तारा या पोलर स्टार, कौन सा? पोलर स्टार। क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है ये हमारे उत्तरी ध्रुव की बिल्कुल पोल के ऊपर होता है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर होता है, इसलिए इसको पोलर स्टार भी कहा जाता है, ध्रुव तारे को। ये कभी भी अपनी जो है दिशा नहीं बदलता, ठीक है, ये एक स्थान के ऊपर रहता है, जिसके माध्यम से हम जो है उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं का पता लगा लेते हैं ध्रुव तारे के माध्यम से। समय का पता लगा लेते हैं ध्रुव तारे के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से समय का पता लगा लेते हैं। आज भी हम सूर्य की दिशा को देखकर टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा था कि उर्सा माइनर, उर्सा माइनर एक तारामंडल ये था, एक ध्रुव तारा था। तारे के माध्यम से भी समुद्री जहाजों को रास्ते का पता लगाने के लिए उर्सा माइनर का भी उपयोग किया जाता था। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के अक्षांशों का पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो पहले के टाइम पे इनका समय का पता लगाने के लिए, दिशाओं का पता लगाने के लिए, ध्रुवों का पता लगाने के लिए, अक्षांशों का पता लगाने के लिए तारों का और तारामंडलों का प्रयोग किया जाता था। और तारामंडलों के बारे में क्या है? तो भाई जो तारामंडल होते थे, अगर जिसको ज्ञान है वो आज भी इनका जो है सिर्फ देखने का नहीं, उनके माध्यम से कुछ जानकारियां जो है इकट्ठी कर सकता है। अब जो नक्षत्र होते थे, नक्षत्र यूनानियन नाम दे दिया, अपने पौराणिक कथाओं के नायकों और देवताओं के नामों के ऊपर इनका नाम धर दिया। लेकिन फिर इनका इस्तेमाल जो हम अपने हिंदू धर्म में भी करने लगे। किसमें करने लगे? हिंदुओं के अंदर करने लगे। हमारी हिंदू संस्कृति में नक्षत्र शब्द का क्या अर्थ है? हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति में नक्षत्र, नक्षत्र को क्या बोलते हैं? नक्षत्र को बोलते हैं चंद्रमा की हवेली। क्या बोलते हैं? चंद्रमा की हवेली। क्या बोलते हैं? चंद्रमा की हवेली। तो हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर भी नक्षत्रों का इस्तेमाल होना आरंभ हो गया। तो हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर इन नक्षत्रों का मीनिंग क्या था? चंद्रमा की हवेली। ये चंद्रमा की हवेली कहाँ थी? सूर्य के मार्ग पर, सूर्य के मार्ग पर। और कितने नक्षत्र थे? 27 नक्षत्र। कितने नक्षत्र थे? 27 नक्षत्र थे। जितने भी तारामंडल हैं, क्या हैं? तारामंडल, ये सारे के सारे पौराणिक
क्या थे, पौराणिक, यानी कि हमारी जो प्राचीन कहानियां होती थी पौराणिक, क्योंकि इनको नाम किसने दिया था, यूनानियों ने सबसे पहले 4000 ईसा पूर्व पहले इनको नाम दिया था। तो जो तारामंडल थे वो किसकी पौराणिक कहानियां, यूनानियों की पौराणिक कहानियां, यूनानियों की पौराणिक कहानियां, यूनानियों की जो पौराणिक कहानियां थी उनके माध्यम से इनका जो है तारामंडलों का भी संबंध है। उन्होंने क्या किया, इन तारामंडलों के अंदर जो आकृतियां पाई जाती हैं, इन तारामंडलों के अंदर जो आकृतियां बनती हैं, तारामंडलों से जो आकृतियां बनती हैं, जैसे सप्तऋषि से इस प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है, सप्तऋषि इस प्रकार का होता है। तो इस आकृति को जो है उन्होंने सप्तऋषि का नाम दे दिया, भैया सप्तऋषि तारामंडल है। लेकिन इस आकृति के माध्यम से वो किसको दर्शा रहे थे, यूनानी पौराणिक कथाओं के देवताओं को और नायकों को। तो कुछ उसमें अच्छे भी थे और कुछ बुरे भी थे। तो वो इसमें किसका दिखाते थे, कई बार तो क्या करते थे, नाराज देवताओं का जिक्र, नाराज देवताओं की आकृतियां। तो वो आकृति किसका नाम दे देती थी, भाई कोई देवता नाराज हो रहा है, इसकी जो आकृति है इसी लाग जैसे कोई देवता नाराज हो रहा है, ठीक है। या कई बार क्या कर देते थे, कई बार ना समझ में आता तो वो उसको क्या नाम दे देते थे, रहस्यमय प्राणी। क्या दे देते थे, रहस्यमयी प्राणी। अंतरिक्ष के अंदर पाया जाने वाला कोई रहस्यमयी प्राणी है जिसको हम नहीं जानते, ऐसा आकार दिखाई देता है जैसे ये कोई रहस्यमय प्राणी है, हमारे जैसा नहीं है, हमारे से बिल्कुल अलग है। तो वो रहस्यमय प्राणी के नाम पर तारामंडलों को नाम दे देते थे। उनकी आकृति किस पर दिखा करती, नाराज देवताओं की आकृतियों के ऊपर, रहस्यमय प्राणियों की आकृतियों के ऊपर। तो उन्हीं के माध्यम से जो उन्होंने तारामंडलों को अलग अलग नाम दे रखे हैं। अब ये तारामंडल किसके बने होते हैं भाई, ये जो तारामंडल होते हैं तारों के बने होते हैं। तारामंडल में क्या पाया जाता है, तारे। क्या पाए जाते हैं, तारे, अलग अलग मात्रा में, यानी कि अलग अलग संख्या में। किसमें पाए जाते हैं, अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तारामंडल तो जो है वो पृथ्वी के पास हैं, पृथ्वी के पास हैं तो वो बड़े भी हैं, बड़े हैं तो वो चमकीले भी हैं और दिखाई भी देते हैं। यही है ना भाई, तारामंडल तारा के बने हुए हैं, तारा की संख्या सब में अलग अलग हो है। इनमें से कुछ तारामंडल जो है पृथ्वी के नजदीक से हैं, जिनको हमारे पृथ्वी बहुत बड़ी है, जहां पर हम रहते हैं हमारे नजदीक है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के हिस्से पर जहां पर हम रहते हैं तो हमें हमारे हिस्से पर रहने वाले के नजदीक वाले दिखाई देंगे, दूर वाले के नहीं दिखाई देंगे। तो पृथ्वी के पास वाले वो हमारे नजदीक होते हैं, इसलिए वो बड़े दिखाई देते हैं। बड़े दिखेंगे तो वो ज्यादा चमकीले भी दिखेंगे, ज्यादा चमकीले दिखेंगे तो वो हमें नजदीक से दिखाई भी देंगे। तो इस प्रकार जो है वो तारामंडल जो होते हैं हमें दिखाई दे जाते हैं। लेकिन हमें पूरे 88 के 88 तारामंडल कभी भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है और किसी न किसी हिस्से के ऊपर कोई सा न कोई सा तारामंडल किसी न किसी ने तो दिखता ही होगा। जहां पर हम रह रहे हैं तो हमें दिखाई देने वाले कुछ नॉर्मल से हैं, जैसे वृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ठीक है, ध्रुव तारा और भाई पोलर स्टार, कुछ तारे दिखाई देते हैं, कुछ तारामंडल दिखाई देते हैं। और ये जो तारामंडल होते हैं ये प्रत्येक वर्ष में मौसम के अकॉर्डिंग दिखाई देते हैं, कौन से मौसम में कौन सा तारामंडल दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे मौसम ऐसे हो जाते हैं जिनके अंदर हम अंतरिक्ष को साफ मात्रा में नहीं देख पाते, साफ तरह से नहीं देख पाते, तो हमें अंतरिक्ष में तारे ना दिखेंगे तो तारामंडल खड़े दिखेंगे, आकृतियां नहीं दिखेंगे। तो जब मौसम साफ होता है तो जब हमें ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। इसके बाद है वही तारामंडलों के बारे में। ठीक है, हाइड्रा, कुछ तारामंडल हैं जैसे है हाइड्रा। क्या है ये, सबसे बड़ा तारामंडल है। क्या है ये, सबसे बड़ा तारामंडल है। कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा है ये तारामंडल, ये वही तारामंडल है जो
ये पूरे अंतरिक्ष का, किसका, पूरे अंतरिक्ष का 3.16% भाग कवर करके रखता है। कितना लगता है? 3.16% भाग जो है वो पूरे अंतरिक्ष का कवर करके रखता है। इतना बड़ा तारामंडल है ये हाइड्रा। और सबसे छोटा, सबसे छोटे का क्या नाम है भाई? सबसे छोटा क्या आ गया? करवस, करब्स। ठीक है, करब्स जो है ये सबसे छोटा तारामंडल है, सबसे छोटा तारामंडल है, सबसे छोटा तारामंडल है। यो पूरे अंतरिक्ष का लगभग 0.17% भाग ही कवर करके रखता है। कितना? 0.17% भाग ही कवर करके रखता है। इसके अलावा कुछ तारामंडल हैं, जैसे है बिग डिपर। कौन सा? बिग डिपर। और एक और है बिग डिपर और लिटिल डिपर। लिटिल डिपर, इनको नाम तो तारामंडलों का दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? तारामंडलों का। लेकिन वास्तव में इनको तारामंडल ना कह के क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्योंकि जो ये तारामंडल होते हैं, ये तारामंडलों के अंदर पाए जाने वाली तारों की आकृति से बने होते हैं। तारों की आकृति से बनते हैं। यानी कि जो ये बिग डिपर और लिटिल डिपर है, ये तारामंडल हैं, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि ये पूरे तारामंडल ना होकर क्षुद्र ग्रह हैं, क्योंकि जो तारामंडल हैं के अंदर बहुत बड़े बड़े और तारामंडल हैं, और उन तारामंडलों के अंदर पाए जाने वाले जो तारों के समूह हैं, तारामंडल के अंदर पाए जाने वाले कुछ तारों के समूह से बनने वाली आकृतियां ही बिग डिपर और लिटिल डिपर को बनाती हैं। इसलिए ये पूरे तारामंडल ना होकर क्षुद्र ग्रह माने गए हैं, क्योंकि तारामंडल के अंदर पाए जाने वाले तारों की, कुछ तारों की माध्यम से जो आकृतियां बनती हैं, उनके माध्यम से तैयार होते हैं, उनके माध्यम से बने हुए दिखाई देते हैं। तो इनको जो है क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तारामंडल होते हैं, कितने हैं अपने टोटल तारामंडल? 88। कितने तारामंडल है? 88। इसका एक रोचक तथ्य ये है, 88 मत है 22 तारामंडल जो है, 22 तारामंडलों के जो नाम हैं वो अंग्रेजी के सी वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? अंग्रेजी के सी वर्ड से। यानी कि 1/4 तारामंडल इसे हैं जो अंग्रेजी के सी अक्षर से उनके नामों की शुरुआत होती है, बाकिया की अलग अलग, और उनको भागों में भी बांटा गया है। उत्तरी तारामंडल, दक्षिणी तारामंडल, राशि चक्र, नक्षत्र, ठीक है, इस प्रकार से उनको बांटा गया है। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, इनके बारे में और थोड़ा बताते हैं। तो अब तक हमने तारामंडलों के कुछ रोचक तथ्य पढ़े कि भी तारामंडल क्या होता है, कैसे होता है। तो वही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं तारामंडलों के बारे में। तारामंडल क्या होते हैं? सबसे बड़ा हाइड्रा। कौन सा वो है? हाइड्रा। सबसे बड़ा हाइड्रा। एक होता है मृग ओरायन। कौन सा होता है? मृग ओरायन। मृग ओरायन तारामंडल क्या होता है? मृग ओरायन
तारामंडल। इसकी आकृति कैसी होती है? कुछ इस टाइप का होता है भाई। ज्यादा सफाई तो बनावांगे तो ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर इसको बोलते हैं मृग ओरायन तारामंडल। कौन सा? मृग ओरायन तारामंडल। मृग ओरायन तारामंडल या हैटर तारामंडल। ये कैसा दिखाई देता है? ये शिकारी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह? शिकारी की तरह। और इस तारे के आड़ेसी नजदीक सी जो सबसे चमकीला तारा होता है, कौन सा? साइरस। साइरस जो तारा होता है वो यहाँ पे होता है। इस तारे के बिल्कुल सीध में होता है वो। इस तारे की सीध में भी होता है और इसकी सीध में भी होता है। तो इस प्रकार का जो तारामंडल होता है वो साइरस तारे के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। तो इनको हम सीधा अंतरिक्ष में नहीं पहचान सकते। हमने साइरस तारा देखना है। साइरस तारा क्या है? सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीले तारे के साथ में जो तारा चमकता दिखेगा उसके साथ हम इन आकृतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें ये दिखाई देंगी। भाई। तो इनके अंदर तारों की संख्या कुछ निश्चित नहीं होती। एक होता है वृहद सप्तऋषि। वृहद सप्तऋषि तारामंडल। और एक होता है वृहद सप्तऋषि तारामंडल और लघु सप्तऋषि तारामंडल। कौन सा? लघु सप्तऋषि तारामंडल। ये किसे हो यार? ये किसे हो गई? जैसे वृहद सप्तऋषि तारामंडल है, ठीक है, और इस आकृति का होता है ये। ठीक है, इस तारे के जो ये तारा होता है पहले वाला, इसकी सीध में कौन सा तारा पाया जाता है? ध्रुव तारा या पोलर स्टार। इसको पहचानने का तरीका क्या है? ध्रुव तारा जो कभी भी नहीं बदलता, वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थिर रहता है, उसकी कभी दिशा नहीं बदलती। उस तारे की बिल्कुल सीध में एक चमकदार तारा दिखेगा और उससे ये 7 तारों की एक आकृति बनेगी जिसको बोलते हैं वृहद सप्तऋषि। वृहद सप्तऋषि तारामंडल। वृहद सप्तऋषि तारामंडल। इसके अलावा एक है लघु सप्तऋषि तारामंडल। लघु सप्तऋषि तारामंडल। ऐसा होता है ये आकार में बड़ा होता है। और ये जो तारा होता है ध्रुव तारा,
ये शुरुआत में ध्रुव तारे से करता है, ये अपनी किससे करता है, ये जो तारा होता है यही इसका ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारे से ही इसकी शुरुआत होती है। तो ये होता है लघु सप्तऋषि। ये एक क्वेश्चन मार्क के आकार के दिखाई देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह की बातें दिखाई देते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह की बातें दिखाई देते हैं, उल्टे आकार में दिखाई देते हैं। ये लघु सप्तऋषि है और ये वृहद सप्तऋषि है। ध्रुव तारा जो होता है उसी से इसकी पहले तारे की शुरुआत होती है, यानी कि इसकी पूंछ का अंतिम जो तारा होता है वो ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारे को देखो और उससे बनने वाली आकृति ढूंढो कि क्वेश्चन मार्क की किसी आकृति बने हैं, तो वो कौन सा तारा है, लघु सप्तऋषि तारा। और ध्रुव तारे की सीध में एक चमकदार तारा दिखेगा, उससे बनने वाली आकृति, उसमें ये जो क्वेश्चन मार्क का जो निशान है ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और ध्रुव तारे से बनकर जो चालू होगा उसमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, ये पूंछ की तरह दिखाई देगा और इसकी पूंछ नीचे दिखाई देगी। दोनों में यही फर्क है, लघु वाले की पूंछ ध्रुव तारे की अंतिम तारे के रूप में दिखाई देती है, और ध्रुव तारे की सीध में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह से अंतिम सिरे तक दिखाई देने वाला वृहद सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। तो आज हमने जो है तारामंडलों के बारे में पढ़ा। तो आज हमने जो है तारामंडलों के बारे में विस्तार से पढ़ा कि तारामंडल क्या होते हैं, इनकी क्या क्या दशाएं होती हैं, कितने तारामंडल होते हैं, कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है, कितना अंतरिक्ष घेर के रखता है, कौन सा तारामंडल सबसे छोटा है, वो कितना अंतरिक्ष घेर के रखता है, कितने अंतरिक्ष का भाग लेके रखता है, इनको नाम किसने दिया, सबसे पहले किसने नाम दिया इनको। तो इस प्रकार से आज हमने तारामंडलों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो है हम इसी तरह से नई नई वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो जो आपके लिए लेके आते रहें। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं और इसी तरह रोचक जानकारी लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।